Hey, are you planning to come to United States for a job? Do you know there are two type of work visa we have? And do you also know what is the process to get this visa? And here is what they don't tell you. I'm Yogesh and welcome to my channel American Diary with Yogesh. कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका एस्पिरेशंस होता है कि उनको यूनाइटेड स्टेट में आना होता है एंड जॉब करना होता है, बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस उनके पास नहीं होती, जैसे कि कौन से टाइप का वर्क वीज़ा होता है, वो वर्क वीज़ा मिलने के लिए क्या प्रोसेस होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर वो वर्क वीज़ा हम लोग को इश्यू होता है तो हम लोग को कितना ड्यूरेशन वहाँ पे स्टे करने के लिए होता है, देन डिपेंडेंट वीज़ा क्या होता है, अगर स्पाउस है तो वो वहाँ पे वर्क कर सकते हैं कि नहीं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उनके पास नहीं होते हैं। बट डोंट वरी, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिटेल वीडियो सीरीज ऑफ वर्क वीज़ा, जिसमें से पहले दो वीडियो H1B वीज़ा रिलेटेड होंगे और थर्ड एंड फोर्थ वीडियो ये L1 रिलेटेड होंगे। H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है जिसमें यूएस एम्प्लॉयर को परमिशन मिलती है कि वो फॉरेन वर्कर्स को रिक्रूट करे, और जो फॉरेन वर्कर्स के पास स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस होती है उनको वो लोग जॉब पे रख सकते हैं। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस में काफ़ी सारे सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूएस एम्प्लॉयर को अगर यूनाइटेड स्टेट में ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन नहीं है तो वो लोग अंडर H1B वीज़ा फॉरेन वर्कर्स को रिक्रूट कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर H1B वीज़ा। सबसे पहले आपके पास बैचलर या हायर डिग्री होनी चाहिए। उसमें कई सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर से अगर हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बोलेंगे तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या सिविल या मैकेनिकल ये स्पेशलाइजेशन होते हैं। अगर हम लोग हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे नर्स या डेंटिस्ट या फिजिशियन ये स्पेशलाइजेशन होते हैं। अगर हम लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड से बात करेंगे तो वहाँ पे प्रोफेसर ये स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो ऐसे कई सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं जिसके अंडर आप H1B वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो शेयर मोर स्पेशलाइजेशन अंडर द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। सेकेंड जो क्राइटेरिया है जिसमें आपको यूएस एम्प्लॉयर ढूंढना है जो आपका वर्क वीज़ा स्पॉन्सर करे। एवरी ईयर USCIS यानी यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज 85,000 H1B वीज़ा इशू करती है, जिसमें 65,000 इज़ फॉर जनरल एप्लीकेशंस और 20,000 जो MS स्टूडेंट के लिए एलोकेट होते हैं। MS स्टूडेंट यानी कि अगर आप इंडिया से मास्टर डिग्री करने के लिए यूनाइटेड स्टेट जाते हो उनके लिए 20,000 सीट एलोकेट होती है। सो ऑब्वियसली अगर 85,000 ही H1B वीज़ा इशू होते हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस काफ़ी सारे होते हैं, मतलब हर साल 3 लाख to 4 लाख एप्लीकेशंस USCIS रिसीव करती है। बेस्ड ऑन दैट लॉटरी सिस्टम होती है जिसमें आउट ऑफ 3 to 4 लाख 85,000 को H1B वीज़ा इशू हो सकता है। नॉर्मली यूएस एम्प्लॉयर जो आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर रहा है वो आपका एप्लीकेशन बाय एंड ऑफ मार्च USCIS को सबमिट करता है। देन अप्रैल, मई और जून में आपके लॉटरी का रिज़ल्ट आ जाता है। कई सारे इंडिविजुअल्स मल्टीपल एप्लीकेशंस USCIS को सबमिट करते थे, यानी कि वो लोग ऐसे 3 से 4 यूएस एम्प्लॉयर को ढूंढते थे और अपना एप्लीकेशन सबमिट करते थे, तो उनका हाई प्रोबेबिलिटी रहता था कि उनका लॉटरी में नाम आए। बट अभी USCIS ने एक नया रूल इम्प्लीमेंट किया, आई थिंक इन 2023, कि हर इंडिविजुअल कैन सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो वो लोग आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द H1B ड्यूरेशन एंड एक्सटेंशन प्रोसेस। अंडर द H1B आपको 6 साल का वर्क परमिट मिलता है, मतलब आप यूनाइटेड स्टेट में जाके 6 साल काम कर सकते हो। इनिशियली जो आपको वर्क परमिट मिलता है वो 3 साल का होता है,
तो जब भी आप यूनाइटेड स्टेट में जाते हो और जैसे आपका 3 साल ख़त्म होने को होता है, तब आप एक्सटेंशन फाइल करते हो और आपको फिर से 3 साल का ड्यूरेशन मिलता है, लेकिन टोटल कैप जो है वो 6 साल है। अगर आपको बियॉन्ड 6 ईयर यूनाइटेड स्टेट में रहना है और जॉब करना है तो उसके लिए आपको ग्रीन कार्ड प्रोसेस इनिशिएट करनी पड़ती है। नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी रूल्स, कोई कंपनी 1 साल के बाद ग्रीन कार्ड प्रोसेस शुरू करती है तो कई कंपनी 2 साल के बाद ग्रीन कार्ड प्रोसेस शुरू करती है। जैसे ग्रीन कार्ड प्रोसेस शुरू होती है तो एक डॉक्यूमेंट हम लोग को इश्यू होता है इन अ 2 ईयर ऑफ टाइम स्पैन। वो डॉक्यूमेंट है I-140। अगर आपके पास I-140 आ जाता है तो आप 6 साल के बाद भी यूनाइटेड स्टेट में रह सकते हो, खाली आपको एक्सटेंशन करना होता है और आप इन्फिनाइट टाइम एक्सटेंशन कर सकते हो अंटिल यू गेट योर ग्रीन कार्ड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिपेंडेंट वीज़ा। अगर आपको आपकी फैमिली को भी यूनाइटेड स्टेट में लेके जाना है तो उनके लिए H4 वीज़ा होता है, यानी कि डिपेंडेंट वीज़ा। अंडर द H4 वीज़ा आपके स्पाउस इमीडिएटली यूनाइटेड स्टेट में जॉब नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास I-140 होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही आपके पास I-140 आता है, आप EAD कार्ड यानी कि वर्क ऑथराइजेशन आप अप्लाई कर सकते हो और उसका रिजल्ट नॉर्मली 8 से 12 मंथ में आ जाता है। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द बोनस टिप। You have to find out the reputed US employer for your H-1B sponsorship। मतलब आपको ऐसे US एम्प्लॉयर को ढूंढना है जिनका रेपुटेशन काफ़ी अच्छा हो। When I say reputed US employer, मतलब वो कंपनीज रेगुलरली H-1B वीज़ा फाइल करती है और उनका कन्वर्जन रेट काफ़ी अच्छा होता है। यानी कि जैसे आपका लॉटरी में नाम पिक होता है तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको पिटीशन फाइल करना होता है और ये पिटीशन USCIS के पास जाता है। तो बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ दिस कंपनी, उनके बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उनके एप्लीकेशंस अप्रूव होते हैं। तो आपको वो भी देखना है कि इनका कन्वर्जन रेट कितना है। काफ़ी सारी CMM 5 लेवल कंपनीज H-1B वीज़ा स्पॉन्सर करती है, सो ट्राई टू गेट द जॉब ओवर देयर। Cool, I hope this video will really help you to understand the H-1B visa, then duration, eligibility criteria, dependent visa, cap rule and lottery system. In the next video, I'm going to explain the detailed process of the H-1B visa. If you like my video, please share, subscribe and comment. Finally, thanks for watching this video and I'm really happy to help you.